कि बूहड़ दे तले जे जरा भी बड़ा सोना बूटा हुए फफड़ ही नहीं सकता। जनाब डॉक्टर हमाद सैफ साहब MBBS किया, उसके बाद कुछ MCPS किया पल्मोनोलॉजी में, देन उसके बाद मैंने MPhil किया पब्लिक हेल्थ। शायद उनके पॉलिसीज़ से उनके सोच से इख्तलाफ लोगों को ज़रूर होगा, बट उनके किरदार से किसी ने इख्तलाफ नहीं किया आज तक और ना कभी कर सकेगा। मेरे वालिद साहब ने कुछ मेहनत की हुई है कि कहीं उनकी वो सारी मेहनत पे वो बात ना हो। उस लेवल पे आप इन टच नहीं है लोगों के साथ। आप कहते हैं कि लोग आपके साथ इस तरह की इंटरेक्शन नहीं थी, लोग बैरियर्स आए, तो वो बैरियर्स ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहे? अगर मैं 5 यूनियन काउंसिल्स को टाइम पूरा नहीं दे पा रहा तो मुझे थोड़ा सा महदूद हो जाना चाहिए। क्या लगता है कि आप इतना बहुत बड़ा काम जो वो कर गए हैं, उनको आप महदूद करके उनके नाम को या उनके जो पैगाम था लोगों के लिए उसको ख़त्म नहीं करते जा? मैं कंपटीशन विद इन ग्रुप चल रहे हैं, डेफिनेटली होते हैं। 50 लाख की वाटर सप्लाई के काम किए, कुछ 26 से 30 लाख के ये गलियों के टफ टाइल और ये चीज़ों के किए। पर्सनली ये कहा था कि सर्कल का जो है बजट वो होगा अभी बहुत ज़्यादा, वो मैं आपको ADP के बाद करवा सकता। मुझे जो कहा गया कि ये हम ज़िला जामपुर के लिए एक कॉज है तो उसके लिए हम लोग ये मीटिंग्स कर। सरदार जाफर खान के साथ मेरे बाप ने कभी किसी मुकाम पे इख्तलाफ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रज़ाक राजा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आजा विद राजा। हस्ब वादा एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने काम, अपनी पहचान और ख़ास तौर पे अपनी सियासत में अपना मकाम अपने बलबूते पे बनाया। हाँ, ये ज़रूर है कि वो एक ऐसी शख्सियत के फर्जंद हैं जिनमें सराके चाहदन के बूहड़ दे तले जे जरा भी बड़ा सोना बूटा हुए फफड़ ही नहीं सकता। लेकिन जवान मेहनत की थी पे, कोशिश की थी पे, इंशाल्लाह ताला ये अपने बाबा के, अपने वाले साहब के जरिए दर्स को, उनकी तरबियत को और उनके सियासी अंदाज को, लेगेसी को लेकर आगे चलेंगे। आइए मिलते हैं, इंटरव्यू करते हैं नौजवान शख्सियत जनाब डॉक्टर हमाद सैफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राजा भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आप मेरे कॉल पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए। डॉक्टर काजी हमाद सैफ साहब को अगर हम 2-3 लाइनों में लेके आए, 2-3 पैराग्राफ में लेके आए, वैसे तो समरी पूरी लिखनी पड़ेगी तो डॉक्टर काजी हमाद सैफ साहब क्या है? राजा भाई बहुत ही नाचीज़ आदमी हूँ, सच्ची बात है, बहुत गुनाहगार हूँ। अल्लाह ताला का बहुत डर लगता है मुझे कि मैं अपने लिए जब अल्लाह ताला की तरफ जाऊँ तो मैं बहुत एक आजिज़ बंदा बन के रहूँ और उसी तरह जाऊँ। बाकी उसके अलावा डॉक्टर हूँ, आप ऑब्वियसली आपने स्टार्ट में ही बता दिया। MBBS किया, उसके बाद कुछ MCPS किया पल्मोनोलॉजी में, देन उसके बाद मैंने MPhil किया पब्लिक हेल्थ में। कुछ 2018 से 2020 तक मैं, जो मेरी सबसे आखिरी जॉब थी वो यही थी कि मैं ग्लोबल फंड का एक प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल टीबी प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में हम लोग देख रहे होते हैं, उसका रीजनल कोऑर्डिनेटर था मैं साउथ पंजाब अपना पूरा देखता था, मुल्तान, भावलनगर, भावलपुर, रहीमियार खान, उसमें एडिशनल कुछ मैंने ऐड करवाए थे इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरीज और मुजफ्फराबाद। उनको ऐड करवाने का मकसद ये था कि यहाँ वाला मुझे ये फ़ायदा हो जाता था कि मैं अपने विज़िट पे आता था, अब्बा जी से भी मिल लेता था, और वहाँ का मुझे ये फ़ायदा होता था कि वहाँ के बहुत ही अपने ख़ास लोगों से मिलने, बहुत अच्छे दोस्त मेरे सारे वहीं पे हैं, तो वो मुझे उस काम में। और बाकी जो उसके अलावा जनाब मैं अपने इलाके के लोगों के लिए खिदमत वाला हूँ एक, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल में मैंने कोशिश ये की है कि पिछले सारे अरसे में जो एक हमारे पास थाना सियासत का एक कल्चर चल रहा था, पटवारी की सियासत का एक कल्चर चल रहा था, डरा धमका वाली सियासत चल रही थी, मैं कोशिश करता हूँ कि सर उन सारी चीज़ों को डिस्करेज किया जाए। मेरे पास मेरे इलाके के लोग कभी भी आपसे अगर आके मिलेंगे तो बाकी शायद मेरे कामों पे कोई उनकी वो ज़्यादा ना हो, बट इतना ज़रूर कहेंगे कि लड़का ना गलत काम नहीं होने देता, ना करता है।
ग्रेट। तो ये वाली चीज़ मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन्हें देखा, कभी उनके शायद उनके पॉलिसीज़ से उनके सोच से इख्तिलाफ़ लोगों को ज़रूर होगा, बट उनके किरदार से किसी ने इख्तिलाफ़ नहीं किया आज तक और ना कभी कर सकेगा। सियासी सफ़र और ख़ास तौर पे इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े नाम, काजी सैफुल्लाह मरहूम साहब की लेगेसी वो जो छोड़ के गए, उसको लेके चलना कैसा लग रहा है? तो आपने सवाल किया कि वालिद साहब की लेगेसी वाला, कि उसको लेके चलना कितना बड़ा आप मेरे लिए एक कह सकते हैं कि ज़िम्मेदारी भी है और उसको कैसे निभाना है, इम्तिहान भी है। तो राजा भाई बिल्कुल ऐसा है कि मैं जब आया था तो मेरे ख़्याल में ये मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग भी था और ज़िम्मेदारी इतनी थी कि जिसमें मेरे ख़्याल में मुझे लग रहा था कि ये वो ज़िम्मेदारी है जिस पे मेरी अगर थोड़ी सी भी कहीं कमी कोताही हुई तो उसमें वो जो एक मेरे वालिद साहब ने कुछ मेहनत की हुई है कि कहीं उनकी वो सारी मेहनत पे वो बात ना हो, तो उसका बोझ और ज़्यादा फिर बढ़ गया कि भाई इस सारी चीज़ का भी ख्याल रखना है। और उनका माशाल्लाह मेरे ख़्याल में जो उनकी ज़िंदगी का ये सफ़र था, जो सियासत के उनके 40 से 45 साल उनका हल्के की सियासत में रहा है काम, तो उन 40-45 सालों में उन्होंने सियासत से ज़्यादा मोहब्बत बांटी है, जो मुझे यहाँ आके पता चली है कि मेरे ख़्याल में अगर उनका सियासी कद काठ देखें तो मुझे उससे भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो मिली है उनके, जो उनका एक सोशल सर्कल था, जो उनके दोस्त अहबाब थे, जो उनके मोहब्बत वाले ताल्लुक़ थे, उनको संभालना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। तो और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी मेरे ख्याल में उस लेवल पे ही थी, क्योंकि वो उन्होंने 40-45 साल से हमारी फैमिली में मेरे वालिद साहब, मेरे चचा गाजी इनायतुल्लाह साहब आपके साथ रहे हैं, वो भी जामपुर में हमेशा। ऐसे मेरे दादा साहब जो थे वो भी इसी तरह सोशल सर्कल उनका मोहब्बत वाला एक बहुत बड़ा था। तो ये सारी चीज़ें जब मेरे सामने थी तब मुझे ये बहुत डर था, एक खौफ था कि यार मैं ये ज़िम्मेदारियाँ कैसे पूरी कर पाऊँगा, क्योंकि लोगों की उम्मीदों पे आप अगर पूरा नहीं उतर रहे तो आपकी बाकी सारी पर्सनालिटी, उसकी सारी अच्छाइयाँ, उसकी सारी काबिलियत वो पीछे रह जाती है। तो कोशिश यही थी और मेरे ख़्याल में तो मैं अपनी जितनी भी अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी है उसमें मैं पूरी ज़िंदगी भी मेहनत करूं तो मैं वो लेगेसी का बोझ नहीं उठा सकता शायद। वो सियासी बैठक काजी साहब की हमेशा भरी रहती थी ऐसे, और दाजर के काफ़ी नाम और ख़ास तौर पे जो सियासी घराने हैं उनके साथ जुड़े रहते थे, उनके ही ताबे थे। आपने वो जो हमने देखा, जो हमने वहाँ से सर्वे में देखा, वो उस लेवल पे आप इन टच नहीं है लोगों के साथ, ज़्यादा सोशल नहीं है लोगों के साथ। काजी सैफ साहब का जो एक लेवल था उसको शायद टाइम लगे, लेकिन क्या वजह है कि आप उन लोगों को ही नहीं संभाल पा रहे जो आपके बाबा की सियासत के साथ थे? मैं गिलानी ख़ानदान की तरफ थोड़ा इशारा कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है राजा भाई। ऐसा है कि मेरे लिए शायद वो बहुत मुश्किल टाइम था, ये जो पिछले मेरी ज़िंदगी के 5 साल गुजरे हैं 2020 से अभी तक का जो टाइम है, ये टाइम फ्रेम ऐसा था कि इसमें मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी के 22 साल बाहर ही गुजारे। बाहर इन सेंस के पढ़ाई थी, फिर उसके बाद नौकरी, फिर वहाँ की चीज़ें, वहाँ की सेटलमेंट सारी, जो मेरा अपना एक विजन था लाइक इस यहाँ आने से पहले, तो मैं उसको परसू कर रहा था ऑब्वियसली। तो जब यहाँ पे वापस आया हूँ तो ऐसा हुआ कि 20-22 साल के इस गैप में मेरे वाले साहब के बहुत अच्छे जितने बुज़ुर्ग दोस्त थे वो ऑलमोस्ट उन्हीं की उम्र के, तो उन लोगों में से बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो मेरे साथ उनका वो कंपैटिबल नहीं हो रहा था मेंटल लेवल। ये एक सबसे बड़ा रोल था। दूसरी बात ये थी कि मैं जब आया था दाजल वापस अब्बा जी के अल्लाह को जाने के बाद, तो तकरीबन मेरे अपने शहर के बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका मेरे साथ बाय फेस मेरा कोई इंट्रोडक्शन नहीं था उनके साथ। तो एक तो ये बैरियर था बहुत बड़ा कि वापस उन सारे लोगों के साथ बैठना, उनको वापस अपनी अपनी जगह पे लाना, ये बैरियर भी था और एक चैलेंज भी था। कोशिश करता रहता हूँ, बट हुआ ये कि अब्बा जी के जाने के कुछ 1 से 1.5 साल के बाद, ऑब्वियसली उनके जाने के बाद हमारा सिस्टम एक दफ़ा तो पूरा शेक हो गया था, हिल गया था। तो
उसकी मुझे ये जो सबसे बड़ी सपोर्ट थी वो मेरे ताया थे, चचा काजी इनायतुल्लाह साहब। तो अब मेरी शुरू की प्रायोरिटीज़ ये थी कि जो मेरे ताया साहब, चचा साहब और वो सारी चीज़ें हैं वो देख रहे थे। ठीक है। अब अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर एक और इम्तिहान आ गया कि 1 साल के कुछ 1.5 साल के वक्फे के बाद चचा भी अल्लाह को चले गए। तो उस वजह से मुझे थोड़ी सी ये चीज़ों में मैं पीछे हुआ हूँ कि मुझे वो सारा सिस्टम वापस से अपने इंटैक्ट करना था। अपने जो हमारी रोज़ी रोटी के ज़राए होते हैं, जो हमारी ज़मीनों के मामलात थे, उस बीच में मुझे ये सियासी काम भी सारे, क्योंकि मेरे ख्याल में ये था कि लोगों को अल्लाह ताला ने अगर मेरी तरफ से कुछ उम्मीदें दिलाई हुई हैं तो मुझे उन उम्मीदों पे भी पूरा उतरना चाहिए। काजी साहब का वसी हल्का अहबाब था, मोची, नई, हमाम पे, होटल पे, थड़े पे, सियासत। उनका माशाल्लाह शुगल भी था, उनका एक खासा भी था कि वो ये वही कर सकते थे। ऐसे आपने उसको बढ़ाने की बजाय महदूद कर दिया। आप कहते हैं कि लोग आपके साथ इस तरह की इंटरेक्शन नहीं थी, लोग बैरियर्स आए, तो वो बैरियर्स ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहे अब तक, हालांकि आप इक़्तिदार में? बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल आपकी सही है। बैरियर्स ख़त्म करने की मैं तो अल्लाह का शुक्र है पूरी कोशिश कर रहा हूँ। शुरू में ऐसा हुआ था राजा भाई कि 2020 से 2024 तक हालात जैसे भी थे, शुरू का कुछ टाइम ऐसा था जो अपोजिशन वाला टाइम था। उसमें आपको पता है हमारे यहाँ के पॉलिटिकल बैकग्राउंड, आपको पता है कि हमारे इलाके में ये प्रेशर पॉलिटिक्स और पावर पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें हैं, मतलब उनका वजूद है। तो शुरू के दिनों में जब मैं आया था तब मुझे ये सारी चीज़ों का ग्राउंड रियलिटीज़ हम लोगों को उस तरह नहीं अवेयरनेस थी, क्योंकि एक जैसे आपने शुरू में कहा कि एक घने दरख्त के नीचे बड़ा मुश्किल होता है किसी दूसरे पौधे का उठना। तो उस टाइम पे हमारे ऊपर वो घना दरख्त था, हम लोगों ने कभी रियलिटीज़ को फेस किया भी नहीं था, और ऐसा कभी टाइम भी नहीं आया था कि वाले साहब पहले वो आगे बैठे होते थे। तो जब रियलिटी की दुनिया में आए हैं तो चीज़ें भी डिफरेंट थी। वहाँ पे ऑब्वियसली पॉलिटिकल प्रेशर्स जब आए तो उसमें मेरा बहुत सारा टाइम ऐसा था कि जिसमें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किसके आप पीछे जाना मेंटली चाहिए। ट्रेंड नहीं थे क्या आप? बिल्कुल 100% ऐसा था, क्योंकि मतलब मैं जब अब्बा जी मेरे अल्लाह को गए थे, मैं उस टाइम पे WHO के साथ एक ग्लोबल फंड के प्रोग्राम में नेशनल कोऑर्डिनेटर था मैं इनका, साउथ पंजाब का टीवी प्रोग्राम का। तो लाइक मेरी लाइन कोई टोटली डिफरेंट थी। तो उसमें इंटरेक्शन है लोगों के साथ नहीं है, वो पेशेंट्स का इंटरेक्शन है। उसमें हमारे पास वो लिमिटेड एक चीज़ होती थी, हम लोग एक लाइन में चल रहे होते थे कि हम लोगों ने मरीज़ हैं, इनकी दवाएं पूरी करनी है, इनके फैसिलिटीज़ पूरी करनी है, और ये हमारा सिस्टम है। सही। तो यहाँ पे जब आए हैं तो ये सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, आप उसका हिस्सा है हमारी। पैसा वगैरह। एग्जैक्टली। तो उसमें का जो दाजल से हटके भी अगर देखें तो अमूमी तासुर ये है कि तमाम जो लवाहिक मुल्क का यूनियन काउंसिल हैं उन पे भी काजी साहब का बड़ा असर रसूख था, और इवन ये भी हुआ कि एक ही घर से 3 नाज़िम के चेयरमैन के उम्मीदवार भी आए और एक कामयाब भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उन चीज़ों का बरकरार क्यों नहीं रख पा रहे? राजा भाई बिल्कुल बरकरार रख रहा हूँ। आप तो दाजल तक नहीं महदूद हैं, बल्कि दाजल में भी मैं अगर निकालूं तो काफ़ी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो अभी आप वो भी लेगेसी लेके चले। तो बाकी जो मुल्क का यूनियन काउंसिल्स हैं उन पे कैसे जाएंगे, क्या तैयारी है? राजा भाई उसमें ना मेरी जो एक सबसे बड़ी, मैं इसे कहूँ कि लाइक पॉलिटिकली अगर कहेंगे तो हमारे पास, मैं अपना कह रहा हूँ कि हमारी उस टीम में अभी HR, हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारी टीम्स थी वाले साहब के टाइम पे, ऑब्वियसली वो जब अल्लाह को गए उसके बाद वो अपोजिशन वाला टाइम, और उसमें वो बहुत डैमेजिंग था। मेरे ख्याल में मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पॉलिटिकली चीज़ों में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह चीज़ देखी है वो ये है कि आपके दोस्त जब आपसे दूर हो रहे होते हैं, ये एक सबसे मुश्किल चीज़। आप समझते हैं काजी साहब के जो फ्रेंड लिस्ट थी वो पीछे हो गई, दूर हो गई? बिल्कुल, शुरू में ये हुआ क्योंकि ऑब्वियसली मैं नया था, मेरे लिए लोगों के उसकी रीज़न काजी साहब थे या आप थे? नहीं, मेरे ख्याल में मैं था। आप थे? आप ओन करते हैं? बिल्कुल ओन करता हूँ जी। और अपनी, मेरे ख्याल में जो, अगर हम अपनी कमज़ोरियों को या अपनी कमियों को ओन नहीं करते तो हम उन्हें कभी ठीक नहीं कर सकते। ओन करेंगे तो उसका मदावा कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल, उसका मदावा ये कर रहे हैं कि ऐसा था कि वालिद साहब का जो हल्का असर था वो मेरे ख्याल में तहसील पूरी में अपना कहीं ना कहीं पे
दोस्त उनके हर जगह पे मौजूद थे, और वो उनकी पूरी कोशिश होती थी कि मैं उन सबको अपना अपना टाइम और उनकी जो जो भी फैसिलिटेशन के लिए कुछ हो सकता था वो ज़रूर कर रहे होते थे। अब जब हम लोगों के पास ये चीज़ आई तो मुझे ये लगा कि मैं इतने बड़े लेवल पे एक्सपेंड नहीं हो सकता। अभी तक आपको ये लगता बिल्कुल, बिल्कुल लगता है। मेरे ख़्याल में मैं अपनी अगर ज़ाती तौर पे अपनी वो बताऊँ तो मेरे ख़्याल में मुझे कैपेसिटी बताऊँ, बिल्डिंग पे काम नहीं कर रहे आप? सर बिल्कुल कर रहा हूँ। बट जो बिल्ट इन कैपेसिटी थी ना, वो अभी इसको मैच नहीं कर रही थी। जो मेरे वाले साहब की एनर्जी थी या उनका जो वो हल्का असर था, उसको अभी वो मैच नहीं कर रही। ऑब्वियसली मुझे उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। देखिए 3 उम्मीदवार आपके घर एक ही घराने से थे, ऐसा ही था। तो अब बल्दियाती सर पे है, कितने उम्मीदवार के चांस हैं कि आपके राजा पैनल से? इससे पहले ऐसा हुआ था पिछले इलेक्शन में, जब 3 यूनियन काउंसिल से हम लोग लड़े थे। यूनियन काउंसिल तलशुमाली से, दाजल से और बुर्डेवाला से। अब उसमें हमने बुर्डेवाला विन किया था, और दो बाकी दाजल और तलशुमाली जो थे वो बहुत छोटे मार्जिन से आ रहे थे बेशक, बट मेरे ख्याल में बीइंग पॉलिटिकल स्टूडेंट हम लोग वो वोट देख रहे होते हैं कि कितनी अर्निंग हमारी हुई है, कितना हमारा वहाँ पे असर था। तो अल्लाह की शुक्र से हम लोगों ने उन 3 यूनियन काउंसिल में कुछ लगभग 8 से 8,500 हज़ार के करीब वोट हमारे वो थे जो वैलिड वोट्स थे, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे वालिद साहब के लिए। तो मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा टाइम था, और हम उस पर बहुत वो भी थे कि अब्बा जी के पास वो सारी कैपेसिटी थी कि वो उनको बढ़ा सकते थे, कम नहीं हो सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उनका जो टाइम था एक, वो अल्लाह ताला की तरफ से पूरा हुआ। अब उसके बाद ये हुआ कि मैंने ये एक छोटी सी जो कोशिश की थी उसमें ये रखा था कि अगर मैं 5 यूनियन काउंसिल्स को टाइम पूरा नहीं दे पा रहा तो मुझे थोड़ा सा महदूद हो जाना चाहिए, ताकि मैं अगर अपनी 1 या 2 या 3 यूनियन काउंसिल्स पे तवज्जो दूंगा तो मैं डिलीवरेंस ज़्यादा कर सकूँगा। क्या लगता है कि आप इतना बहुत बड़ा काम जो वो कर गए हैं, उनको आप महदूद करके उनके नाम को या उनके जो पैगाम था लोगों के लिए उसको ख़त्म नहीं करते जा रहे? आहिस्ता 5 यूनियन काउंसिल में टीम बनाने की बजाय आप फिर वापस दाजल पे आ रहे हैं, और दाजल में भी आपकी सूरत हाल ये है कि लोगों को बहुत सारे गिले हैं कि सियासत में हाज़िरी बहुत ज़रूरी है, और आप शायद बसिलसिला रोज़गार इस्लामाबाद को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, और जो एज़ स्टेक होल्डर दाजल में होना चाहिए वो आपकी हाज़िरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बट मेरी हाज़िरी जो है वो 1 साल से कम हुई है। 2020 से 2024 तक मैंने पूरी अपनी इक़्तिदार में आ गए, इसीलिए 1 साल से कम? बिल्कुल, इसलिए उसकी भी वजह बताता हूँ। जब 2020 से 24 का टाइम था, एक तो पहले 2 साल थे अपोजिशन वाले, फिर आपको याद होगा बीच में वो पीडीएम वाला मामला चला था, फिर ज़िमनी इलेक्शन आए, देन फिर जनरल इलेक्शन और ये सारी चीज़ें। तो उस सारे बीच में मेरे पास इतना टाइम नहीं मुझे हो रहा था कि मैं अपने फाइनेंसेस को इन लाइन करूँ और उन्हें स्टेबिलिटी की तरफ लाऊँ। सही। तो वालिद साहब की उनकी बहुत मेहरबानी थी, उन्होंने अल्लाह ताला की बात हमेशा बहुत सपोर्ट किया। उसकी वजह से मुझे कुछ इस्लामाबाद में मेरे, क्योंकि 20 साल से मैं वहाँ रह रहा था, तो मैंने वहाँ पे भी कुछ काम और कुछ प्रॉपर्टीज़ और ऐसी चीज़ें जो इन्वेस्ट थी की, तो उनको भी संभालना था। लाइक वो पिछले 4 साल से मैंने उन्हें सारी चीज़ों को मैंने बिल्कुल बैक कर दिया था कि मैं जब यहाँ पे अगर टाइम दे रहा हूँ तो मुझे वो सारा टाइम यहाँ पे देना है जो मेरे ख्याल में वर्थ इट था, कि मैं अपनी एक जगह अपनी वालिद साहब के बाद अगर कोई मुझे मिले तो एटलीस्ट वो ये ना कहे कि तुम हो कौन भाई, मुझे वो तारुफ ना करवाना पड़े। उसके लिए मैंने वो 4 साल पूरा टाइम दिया है। उसमें कहीं पेशादी कमी थी, वो भी मैंने, आप समझते हैं आपने वो रिकवर किया? बिल्कुल स्टोरी। हाँ एग्जैक्टली। और जो अगली बात थी वो ये कि इक़्तिदार वाला टाइम जब आया, इसमें एक तो मेंटली थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई है कि हमारे जो भी दोस्त मुझसे जो राब्ते में होते हैं या मेरे साथ टच है या मेरे साथ चल रहे होते हैं, वो जिस भी यूनियन काउंसिल में है, तो अभी ऐसा टाइम था कि वो मेरे काम और उनके साथ लाइजॉन या महकमों के साथ लाइजॉन वो हमारा फ़ोन पे अच्छा हो रहा था। तो मुझे लगा ये वो टाइम है जिसमें मैं थोड़ी सी स्पेस अपने लिए ले सकता हूँ। आपको नहीं लगता कि जब इक़्तिदार आता है तो सरदार साहबान से, सियासतदानों से या पार्टियों से, मुक़्तदरा से काम लेने का वक्त होता है? आप एक एक गली दाजल की चीख चीख के बता रही है सीवरेज सिस्टम के बारे में, वहाँ के गुनागू मसाइल के बारे में, हड़ंद रोड हो गया, अड्डा हो गया, यहाँ पे जिस तरह डस्टी दाजल है, पानी के मसाइल हो गए।
कितनी हद तक आपने सरदार साहिबान के सामने ये कोई बात की और कोई पैकेज का ऐलान करवाने के बारे में? बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि इक़्तिदार का टाइम सबसे अहम, दूसरी बात इसमें ये भी है कि जो मैं सोचता हूँ कि इक़्तिदार का टाइम ही वो टाइम होता है जिसमें आपकी टीम बनती है। बहुत अच्छा। ऑपोजिशन में ऑब्वियसली लोगों को बहुत सारे उनके अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उनके अपने अपने मसाइल भी होते हैं। इक़्तिदार का टाइम वो सबसे बेहतर टाइम है जब आपकी टीम बनती है। बना पाए? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल शुक्र है अल्लाह ताला का, उसमें हम बहुत सारा काम कर रहे हैं और बहुत सारा काम अल्लाह का शुक्र है। मैं जिस चीज़ पे चल रहा हूँ राजा भाई के, अगर मतलब मेरे साथ एक टीम चल रही है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं सोचता कि वो उनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस हो, 25 साल का एक्सपीरियंस हो, बट मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि यार अगर वो मेरे साथ आज चल रहे हैं तो मैं अगले 15 साल ये मेरे साथ चले, ताकि मैं जहाँ से, मैं अगर अल्लाह ना करे कभी मैं नहीं हूँ या मुझे कुछ होता है तो मेरे पीछे मेरी टीम के बंदों में ये कैपेसिटी हो कि वो चीज़ों को होल्ड ऑन कर सके और उन्हें कैरी ऑन। नए लोगों पे टीम मुश्तमिल है? नए लोगों पे बिल्कुल, और पुराने भी शामिल हैं। अच्छा, पुराने भी शामिल हैं, हमने वो भी बिल्कुल रखे हैं। और बीच में आपने वो गिलानी साहब वाला एक वो किया तो था, मैंने जस्ट सर वो हुआ ये था कि अब्बा जी के उस फैमिली के साथ हमेशा से ऐसे वाले ताल्लुकात थे जो मतलब जिसे वो जैसे कह सकते हैं आप हिमालय के वाले, और जो ख़त्म नहीं होने वाले थे, शहद से मीठे समंदर से गहरे, बिल्कुल। से बोला। तो उन्हीं दिनों मेरे वाले साहब के अल्लाह को जाने के थोड़े ही अरसे बाद जो उनके फैमिली हेड थे वो भी अल्लाह को चले गए, और वो ऑब्वियसली अब्बा जी के बहुत करीब भी थे। मुश्किल टाइम उनके लिए भी था, मुश्किल टाइम हमारे लिए भी था, क्योंकि एक इतनी बड़ी शख्सियत का जाना और उसके बाद जो पीछे भूचाल आता है उसको संभालने में टाइम लगता है। ठीक है। उस बीच में मेरे से ये मिस्टेक, मैं अपनी गलती ये मानता हूँ, और मैं उनके पास गया भी था और ये बिल्कुल खा भी था कि बिल्कुल मैं ये गलती अपनी मानता हूँ कि मैं इतना टाइम उस तरह नहीं स्पेयर किया। और साथ ही साथ उनके अपने फैमिली हेड जाने के बाद वो, क्योंकि एक बुजुर्ग गद्दी वाले फैमिली है, उनके पीरी मुरीदी और ये सारा सिलसिला है, तो उनके भी अपने कुछ मसाइल ऐसे थे जिनमें दे वांटेड कि मैं उनकी एक पार्टी की सपोर्ट करूं और एक की ना करूं। तो मेरे लिए वो दोनों बहुत काबिल एहतराम थे, क्योंकि वो फैमिली जब तक उनके वालिद साहब या उनके दादा थे तब तक तो वो एक हेड ऑफ फैमिली था। अब हुआ ये कि हेड ऑफ फैमिली ज़्यादा हो गए, उनके आपस में जब चीज़ें ऊपर नीचे हुई तो उसमें मैं पार्टी नहीं बनना चाह रहा था। अच्छा, गिलानी साहबान का मैंने इशारतन कहा इस तरह की कई और फैमिलीज हैं, तो स्पेशली कोई इस तरह की बात, ये स्पेशल ये वाली फैमिली एक ख़ास फैमिली थी जिसपे मतलब अच्छी बात है कि मुझे ज़्यादा वो था, बट मैं उसके बाद ड्यू आफ्टर द इलेक्शन फॉरन ही चाहिए, उनके बाद मैंने वापस उनके साथ टाई अप भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो मेरे साथ भी हैं। जनरल इलेक्शन में भी मेरे साथ थे और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस अपनी वो सारी फैमिलीज वापस ले आया हूँ। ये गिलानी ख़ानदान हो गया और फिर ये जावेद बुखारी साहब, ये ख़ानदान हो गया, इस तरह कई और है। मेरा तो मकसद ये था कि ऐसे ऐसे लोग जो आपके साथ जुड़े हुए थे वाले साहब के साथ, उनसे अब दूर क्यों हैं, या वो आपसे दूर है? जिस तरह बुखारी ख़ानदान दूर होने वाली जो बात है ना, हमारी पॉलिटिकल फैमिलीज जो है दाजल की मेनली, उसमें मेरा पॉलिटिकल फैमिली से हमारी बाकी सबके साथ हमारा लाइजॉन अच्छा चलता रहा है हमेशा। पिछला बल्दियाती इलेक्शन हम जवेशा साहब लोगों के लाइजॉन में हम लोग लड़े थे, इकट्ठे लड़े थे दोनों, और उससे पहले ऑब्वियसली हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से दोनों अपने वो करते रहे। लेकिन अभी सीन ये था कि अब बुखारी साहब भी ऑब्वियसली हमारे कैंप में और बड़े एक्टिव भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके पास ये हमेशा से शुरू से एक वो रही है, सलाहियत रही है, और उनकी सियासत का स्टाइल बहुत डिफरेंट है। ग्रुप मैच पड़ता है कभी? मैं मैच नहीं करता किसी के साथ भी, सीरियसली। ये मैंने अपने वाले साहब से भी सीखा था। मैंने कभी नहीं देखा विद इन ग्रुप उन्होंने अपनी कोई अलग से ग्रुप बनाने की कोशिश की, और लोग करते हैं, सारे हमारे ग्रुप्स में भी हैं, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आप इन है इस मामलात में आप देख रहे होते हैं, लेकिन ना वो हमारी सियासत ना टोटल इस तरह चल रही होती है डिफरेंट वेज में। ठीक, जिस वजह से मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट होता हूँ या पीछे हो जाता हूँ कि ठीक है, लेट देम डू, जो वो करना चाह रहे हैं उन्हें करने दें,
हम अपना काम बाद में कर लेंगे, कोई बात दूर फिर मतलब वो अगर कर गए तो फिर आप मैं संभाल बहुत पाएंगे? हाँ, मैं बहुत अपनी कोशिश करता रहता हूँ कि जो मेरे हलके में या शहर में या आसपास की यूनियन काउंसिल्स में जो काम मुझे लगता है कि बहुत प्रायोरिटाइज करने वाले हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सरदार साहबान को बेशक किसी और सोर्स से बेशक जाते रहें या लोग उनको हाईलाइट भी करते हैं, खुद भी जाके कहते हैं, बट मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फर्स्ट उसमें जाके प्रायोरिटी में जाके उनको वो चीज़ें समझा दूँ कि ये चीज़ें करने वाली हैं प्रायोरिटी पे करने वाली हैं। उसका मुझे फ़ायदा ये हो जाता है कि फिर काम किसी को भी मिले। मेरी ये कोशिश होती है कि अगर कोई पॉलिटिकली फायदा दाजल का हाँ, ग्रुप के अंदर भी अगर कोई मेरे लिए नुकसान हो रहा है तो डजेंट मैटर, लेकिन अगर शहर का फ़ायदा हो रहा है, उसमें दाजल का फ़ायदा हो रहा है तो उसे होने देना चाहिए। आपका प्रायोरिटी पे आपने काफ़ी सारी चीज़ें सरदार साहबान को बताई हुई, बिल्कुल, जिसमें सीवरेज, और मैं समझता हूँ कि जितना मैंने विजिट किया हुआ है, हर मोहल्ले में गली खुली पड़ी है बदबूदार सिस्टम में, तो शक्कर मशीन और इन चीज़ों से तो मसला आसानी से हल हो सकता है। बिल्कुल। इस पे आप क्यों नहीं जा रहे, या अभी सर बिल्कुल विद इन ग्रुप को कंपटीशन चल रहा है? कोई मैं कंपटीशन विद इन ग्रुप चल रहे हैं, डेफिनेटली होते हैं, वो उससे मना कोई नहीं कर सकता, बट मैं उनका पार्ट नहीं बनता, उस वाली सियासत का हिस्सा मैं बनता नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसमें ना नुकसान ये हो जाता है कि हमें तरक्याती काम हमारे रुक जाते हैं, कि हम एक दूसरे की कोई लेग पुलिंग हो जाती है कहीं पे। ऑब्वियसली जब आप अपने ग्रुप के लिए सोच रहे होते हैं तब आप बाकी सारी चीज़ों से ऊपर होकर सोचना चाहिए, क्योंकि वो अगर आपके पास आपका ग्रुप इक़्तिदार में नहीं है तो आपके पास कोई फ़ायदा नहीं है आपको प्रायोरिटाइज किया चीज़ों को। अब हुआ ये कि 2022 वाला जो टाइम आया था शुरू में, आपको याद होगा, वो 2 महीने में हमजा शहबाज की सूरत में मिले थे। जी जी। उसमें हमने दाजल के लिए जब आए थे हम लोग, ना हमारे पास ट्रैक्टर्स थे, ट्रैक्टर ट्रॉलीज और ये सारे सिस्टम तबाह थे हमारे पास। उस टाइम पे हमने क्या किया था कि दाजल में हमने एक वाटर सप्लाई का मसला था, उन 2 महीनों में हमने कुछ 50 लाख की वाटर सप्लाई के काम किए, कुछ 26 से 30 लाख के ये गलियों के टफ टाइल और ये चीज़ों के किए। ट्रैक्टर ट्रॉलीज हमें उस टाइम 2 मिल गई थी। शक्कर मशीन हमारी का क्या हुआ था कि वो हमने तब से प्रायोरिटाइज किया था 2022 से। डीसी साहब की मीटिंग में मुझे याद है उन्होंने पर्सनली ये कहा था कि शक्कर का जो है बजट वो होगा अभी बहुत ज़्यादा, वो मैं आपको एडीपी के बाद करवा सकता हूँ, पहले नहीं करवा सकता, जो कि अभी तक नहीं हुआ। नहीं हो चुका है वो, उसका हमने एक और जुगाड़ किया है, वैसे वो ऑब्वियसली वो जुगाड़ ही कह सकते हैं उसे। तो उसके 1 साल तक किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया और शहर की सीवरेज के हालात मतलब पॉसिबल नहीं था कि बंदों के साथ वो हैंडल हो सके। फिर हमारे साथ डीसी साहब ने भी मेहरबानी की थी, सरदार मार खान ने भी, और हमारे एमपी सरदार शेफगन खान ने भी, दोनों ने ये बड़ी हमारे साथ हेल्प भी की थी। हम एक एक्स्ट्रा मशीन थी वहाँ पे कोट पिठन में, जो शक्कर और जटर वाली मशीन थी, तो वो उन सब से लड़ भिड़ के हमने वो कोट पिठन वाली ला के दाजल खड़ी कर दी है। और वो अभी भी चल रहा है, अगर सुन रहे हो तो जरूर। हाँ जरूर वो सुन रहे होंगे, ऑब्वियसली मेरे साथ लड़ेंगे भी, सही भाई भी हैं। तो हमने वो लाई है, वो पिछले साल से 1 साल से वो आ चुकी है और काम भी कर रही है। हुकूमत पंजाब देहातों में साफ पानी के हवाले से कुछ काम करने जा रही है, अभी कर भी रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं है जिस तरह आपके मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उनके भाई वजीर मादनियात भी हैं, तो आप वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पे फोकस रखें? दाजल पानी का बिल्कुल ही समझ लें कि बूंद बूंद को तरसने वाला शहर है, तो उस पे आपकी कुछ फोकस है? उस पे फोकस ये है, उस पे राजा भाई फोकस ये है कि हमारे पास जो दाजल में वाटर सप्लाई स्कीम आई है, ये सरदार फारूक खान द ग्रेट मैन, उन्होंने हमेशा अपने हल्के के लिए, मैं मेरे ख्याल में लगारी में बहुत पोटेंशियल है काम करने का, और वो करते भी हैं, और अभी तक दाजल। अब उसका मैं आपको बताऊं, अब हुआ ये कि हमारे पास सबसे बड़ा मसला दाजल का पानी का, बेसिकली वो पानी की सप्लाई जो रुकती है वो बिजली की वजह से रुकती है, जो हमें सबसे बड़ा बैरियर है। अब हुआ ये था कि वो वाटर सप्लाई स्कीम जब बनी थी फारूक खान के टाइम में, उस टाइम पे दाजल की आबादी बहुत कम थी, लाइक कुछ 8 से 10 हज़ार आबादी थी उस टाइम पे ये स्कीम हमारी बनी थी। और उसमें हुआ ये कि अगले 6, 7, 8 साल उसमें कहीं पे कोई किसी किस्म की कोई उसमें डेवलपमेंट या उसको इन्हांसमेंट नहीं हुई, आबादी बढ़ रही थी। उस पर आहिस्ता आहिस्ता वो जब बर्डनाइज हम होना शुरू हुए, तब ये हमारी शायद एक मिन हैसुल कौम हमारी एक गलती है कह सकते हैं कि हमारे ऊपर जब तक हमारे सर पे ना पड़े ना मसला, तब तक हम रियलाइज़ नहीं करते
क्या जी अब सर पे आ गया, आप करो। दाजल के अब नौजवान लीडर हैं, बहुत बड़ी लेगेसी है काजी साहब साहब की। और दाजल नाम ही अगर दाजल से काजी सैफुल्लाह साहब का नाम निकाल दिया पहचान जाए सर। सियासी तौर पे, दाजल मेरे हिसाब से एज पॉलिटिकल वर्कर यतीम सा लगता है। कितने मसाइल ऐसे हैं जो फौरी हल तलब है, क्या क्या मसाइल हो अभी हैं दाजल में? सर सबसे पहले जो मेरे ख्याल में दाजल में हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। मतलब आप कॉम्प्रोमाइज कह ही नहीं सकते, है ही नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ तो तब होगा कि जब कोई हो, है ही नहीं, कॉम्प्रोमाइज है। अब्बा जी की अगर बात बताऊं तो आपको याद होगा शायद 2008 के इलेक्शंस के बाद थोड़े अताब में रहे थे वो, एक मुक़्तदरा हलकों के एक अताब में रहे थे वो। उसमें उनके अपने ज़ाती फ़ैसले थे और मेरे ख्याल में उनके मुताबिक वो ठीक फ़ैसले थे। क्योंकि आप हों, मैं हूँ, या इस तहसील का या इस ज़िले का कोई भी इंसान हो, उसके पास ये अख्तियार है और हमेशा रहना चाहिए कि आप अपने फ़ैसले करने में आपको आज़ाद होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसमें आपको उसका, अगर आप उसे रोक नहीं सकते तो उसका हिस्सा ना बने। सही। तो ये सबसे पहली बात थी। मसाइल ऐसे हैं दाजल के राजा भाई, सबसे पहले कि हमें स्टैंड ऑफ लिविंग डेवलप करना है, उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मेरी सबसे पहली तवज्जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे थी। दाजल में हमारे पास रोड्स सारे तबाह थे जब हम लोग 2022 में आए होंगे। आपको याद होगा कि ये जामपुर से दाजल वाला जो 13-14 किलोमीटर का एक टुकड़ा था और वो सफ़र नहीं किया जा उस सकता। पर सफ़र पॉसिबल नहीं था। मुझे याद है कि डीसी आए थे वो जमील साहब, मैं उनके पास गया था। मैंने उन्हें कहा कि सर आप हमें पॉलिटिकल लोगों को या सोशल वर्कर्स को किसी को ना पूछें, आप एक दिन अपने ड्राइवर के साथ चले जाएं, किसी को ना बताएं, हमें भी ना बुलाएं। हम शायद आगे खुशामद भी करेंगे कि ये जी ये काम अच्छा हो रहा है तो ये बुरा नहीं हो रहा। आप एक दफ़ा सिर्फ चक्कर लगा लें। अगर आपको ये लगता है कि हमारे इलाके के लोगों को इतना पाकिस्तान में रहने का हक है तो फिर ये बनवा दें प्लीज़, वरना तो सर कोई हालत नहीं है। उस शरीफ आदमी ने बहुत मेहरबानी की, वो नेक्स्ट डे आए और वापस जाके उन्होंने मुझे कॉल की कि यार डॉक्टर तुम सही कह रहे थे, इस काम पे सबसे पहले होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी साल में उसके फंड्स भी रिलीज़ हुए। किसने, मैंने कभी ये बहस में पढ़ा ही नहीं हूँ कि पिछले दौर में क्या हुआ, उन्होंने क्यों नहीं किया, या उससे पहले वालों ने क्या किया या क्या नहीं किया। मेरी फोकस इस चीज़ पे मेरा रहता है कि जो हो चुका है अगर हम उस पर रोते रहेंगे तो अगले काम पे रुक जाएंगे। अभी क्या मसाइल है? अभी के हल होने वाले और करंट सिनेरियो में मेरे ख्याल में जो दाजल के सबसे अहम मसाइल हैं वो हमारे मकामी आबादी को सफाई सुथराई और ये इनकी सेवरेज और वाटर सप्लाई पानी पूरा करना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं आपको बता रहा था, जो मेन इश्यूज, एक मेन दाजल जामपुर रोड का हल हो गया, हमारा पुल वाला हल हो गया, वो 31 तक इंशाल्लाह हमारी फाइनलाइज होगी ऑलमोस्ट। वो अब ऊपर वाली वो जो स्लैब्स ऊपर डालते हैं वो रह गई। मेन सिटी एरिया की पोजीशन में आपने देखा होगा, अब आजकल में आपका शायद चक्कर नहीं लगा, जो वो पुल टूटी हुई पुल है वहाँ से आगे आप आएंगे तो दाजल अड्डे तक हम लोगों ने 60 फुट ये रोड खुला कर लिया, जो भी बन रहे हैं, जो बन चुका है। अब उसकी साइडों की टफ टाइल्स खाली रह गई हैं, कारपेट हो चुका। जो नाले पड़े हुए हैं हड़ंद रोड पे दोनों तरफ से, इस पे और ख़ास तौर पे आपकी जो प्रायोरिटी मैंने अभी देखी कि आप कह रहे हैं कि ज़्यादा पानी का आपने मसला बनाया, लेकिन एजुकेशन के हवाले से अगर देखें तो बॉयज़ कॉलेज के डिमांड है हमेशा से, तो उस पर आपका देखिए, जिस तरह मैं समझता हूँ, मेरा बार बार आपसे कहना ये है कि दाजल भी हमारा शहर है, तहसील भी हमारा हिस्सा है दाजल, मैं वहाँ रहा भी हूँ, मैं काफ़ी अर्सा जाता भी रहा हूँ, एज़ पॉलिटिकल वर्कर भी, एज़ थोड़ा सा प्रोफेशनली भी। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की एजुकेशन लेवल दाजल की ज़्यादा अगर बेहतर हो सके, और अब जिस तरह आप इक़्तिदार में हैं, आपके लिए बहुत आसान नहीं है कि आप अपना ये 2-4 कारनामे सर अंजाम दे जाए। बिल्कुल, ये सब कारनामे सर अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कॉलेज के बारे में, बॉयज़ कॉलेज की हमारी भी डिमांड हमेशा से शुरू दिन से, जैसे आपकी ज़िले की डिमांड शुरू दिन से पहले कागज़ के साथ चल रही है, ये हमारी भी चल रही है। कॉलेज की जो बॉयज़ कॉलेज की, गर्ल्स कॉलेज ऑलरेडी है, सरदार शेरली खान के 2008 वाले टाइम में वो हुआ था। बट उसकी मुझे जो हमारे उसमें था कि वो उसकी लोकेशन एक ऐसी जगह पे है, वो बहुत रिमोट है, वहाँ पे हमारे लोगों की एक्सेस बहुत मुश्किल है। इसी तरह हमारा RH
जो दाजल RHC है उसकी एक्सेस भी बहुत बुरी है, बल्कि वो जिस तो वजह से शहर के एंड पे है, बिल्कुल अगर उसको थोड़ा इधर ले एग्जैक्टली और अभी मतलब अभी जो करंट हमारी स्कीम्स में मांगे थे उन लोगों ने, मैंने उसमें मेंशन करके बकायदा ये लिखा था कि अगर बेशक हमें आप पूरी बिल्डिंग बाहर से अंदर नहीं उठा के ला सकते, हमारे पास शहर के सेंटर में अच्छी जगह पड़ी हुई हैं, हमें आप 2 कमरों का ट्रॉमा सेंटर या एक इमरजेंसी ब्लॉक बना के दे दें एटलीस्ट। ये किससे कहा है सर आपने? ये हमारे MNA साहब से। आपकी नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, बट उसमें हमें जो थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहे हैं उसमें ये था कि हमारे जो मेन वाले ये काम थे सड़क वाला, ख़ास तौर पे जिसका जिक्र आपने किया हड़न रोड पे, जहाँ पे नालों का मसला है। अब रोला ये है राजा भाई कि वो बिज़नेस का हब है हमारा। जी ऐसा हमारी मेरे ख्याल में दाजल में रेवेन्यू की सबसे अहम जगह ये हड़न रोड है, ऐसा ही है। इसके अलावा अंदर बाज़ार, वो पुरानी चीज़ें, वो सब बहुत पीछे रह गए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब नुकसान ये हो रहा है कि 2013 से लेके बल्कि 2010 से लेके अभी तक वो एरिया को डेवलप करने के लिए किसी ने कोई कोशिश ही नहीं की। माजरत के साथ उसमें मेरे वालिद साहब भी थे उस टाइम पे, ऑब्वियसली वो इक़्तिदार में रहे हैं उस टाइम पे। अगर ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करते कि दाजल का रेवेन्यू अगर पहले इतना था वो अब कम क्यों हुआ है, मुझे जो रियलाइज़ हुआ है उसकी वजह ये हुई है कि हमारी 50 से जो कनेक्टिंग सड़क है दाजल के साथ और वो अल्टीमेटली जामपुर पहुंचनी है, वो रोड पिछले 10 सालों से नहीं है। उसका नुकसान ये हुआ है कि वो सारा बिजनेस जो है वो फाजिलपुर वाला रूट उन्होंने पकड़ा, हाजीपुर से होते हुए फाजिलपुर पहुंचे और वो सारा जो मेन फोकस हो गया बिजनेस का वो हाजीपुर और फाजिलपुर में चला गया। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमें वो नुकसान हुआ। दूसरी बात ये हुई कि 2020 में जब हम लोग आए थे, जब हम लोगों ने काम शुरू किया था, हमारी तल शुमाली के साथ राब्ता सड़क टूटी हुई थी, हमारे पास मोहम्मदपुर के साथ राब्ता सड़क टूटी हुई, हमारे पास दाजल के साथ राब्ता सड़क टूटी हुई, हमारे मेन अंदर शहर की सड़कें टूटी हुई सारी। मतलब किसी किस्म का कहीं पे कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि हम इसको कैसे ठीक करें, और उसके लिए बेतहाशा पैसे चाहिए। आजकल के करंट उसमें चल रहा है कुछ 2 करोड़ 80 लाख का 1 किलोमीटर सड़क का बन रहा है सर। तो ऑब्वियसली वो इतने पैसे देते हुए भी सारे सोचते हैं कि हम एक यूनियन काउंसिल को इतने पैसे दे रहे हैं। दाजल यूनियन काउंसिल ज़रूर है, लेकिन दाजल तहसील का दर्जा इंशाल्लाह सर ये हमारी बदकिस्मती है, सच्ची बात। देखें काजी साहब मरहूम अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशन पर्सनैलिटी थे, और ख़ास तौर पे जो हमारा मकसद जहाँपुर ज़िला था, जहाँपुर ज़िला बनाओ तहरीक के प्लेटफॉर्म पे कई दफ़ा आए, और ख़ास तौर पे जब मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे वो आए और उन्हें स्टेज पे खड़े होकर उनसे ये मुतालबा हमारे जहाँपुर ज़िले का भी किया, दाजल तहसील का भी किया, मोहम्मदपुर तहसील का भी किया। आप उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आते दाजल को तहसील बनाने में और जहाँपुर ज़िला बनाने में। हालांकि जो स्ट्रगल हो चुकी है उस पर सिर्फ एक ही है कि अनाउंसमेंट करानी है, और यही आपके MPA साहबान अभी इक़्तिदार में जो हैं वो ज़रा ये आसानी से करा सकते हैं। बहुत करीबी साथी हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहब के साथ भी और मरियम नवाज़ साहबा के साथ जी बिल्कुल। ये प्रायोरिटाइज़ तो उन्हें करना चाहिए, और हम गाहे बगाहे उन्हें ये बात समझाते भी रहते हैं जी। कोशिश ये करते हैं कि मतलब इन मसाइल का अदराक अगर अभी इस टाइम पे लाइक इस सारे सिनेरियो के बाद जो पिछले सारे इलेक्शंस में या बाई इलेक्शंस में, अगर उसके बाद भी अगर उन्हें इस चीज़ का इदराक नहीं हो रहा कि जामपुर के लोग या इस तहसील पूरी के लोग इस जामपुर ज़िला के पीछे पूरे अगले, मेरे ख्याल में मेरी जो सोच कहती है कि अगले 2 इलेक्शंस तो इनके लिए पक्के हो जाएंगे। ऐसा ही है कि अगर वो इस, और ये आप समझाएं उन्हें। मैं बिल्कुल समझाता हूँ और इसी तरह समझाता हूँ कि अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो नुकसान आपको ही होना है। ऑब्वियसली मैं अगर पर्सनली देखूं तो मेरा नुकसान थोड़ा होगा, आपका ज़्यादा होगा। बिल्कुल। आपके घर के सामने एक पार्क के लिए जगह मुख्तस है, उसमें 4 दीवारी तो आई थिंक के मुकम्मल है, बिल्कुल। उसमें बाकी चीज़ें जो ग्रासी या बच्चों के लिए कुछ, इस पे आप मतलब सेहतमंदाना जो अमल इसको फ़रोग देने के लिए आप क्यों नहीं काम करते? बिल्कुल कर रहे हैं इसको आपने प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल किया है? बिल्कुल प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल है, और उसका मैं आपको वो तफसील बताऊं थोड़ी सी ऐसे 2 मिनट में जी। कि हुआ ये था कि इस पार्क पे मेरे वाले साहब ने इसकी अपने, जब वो चेयरमैन थे, नाजिम थे, सॉरी दाजल वाले सिटी नाजिम थे, जब उस टाइम पे ये 4 दीवारी करवा दी थी कि आहिस्ता आहिस्ता भी हम इसको साथ साथ करवा जाएंगे। अब हुआ ये कि उसके फ़ौरन बाद
इक़्तिदार बदला, ऑब्वियसली हम इक़्तिदार ग्रुप के साथ थे बट अताब में थे। तो उसका हुआ ये कि दाजिल में कुछ ये सीवरेज का एक सिस्टम दिया गया था सरदार जाफ़र खान के टाइम में। उस सीवरेज सिस्टम ने हमारे बहुत नुकसान किए हैं। मुझे नहीं पता कि वो किस एंड पे उनकी कोताही थी या लाइक तवज्जो नहीं थी, जिस भी वजह से हुआ। फंड्स की कमी थी? नहीं सर, फंड्स तो बेबहा फंड्स थे सर। तो सर मेरे ख्याल में 4 से 5 करोड़ रुपए इस सीवरेज को दिए गए थे, बट नाहली थी या जो भी उनके आपस के वो थे, उसमें नुकसान ये हुआ राजा भाई कि अब आबादी, अगर दाजिल की आबादी इज़ 40,000 प्लस, और आप वहाँ पे सीवरेज के हमारे पाइप्स हैं, कहीं पे 9 इंच का है, कहीं पे 12 इंच का है, कहीं पे 6 इंच का है, और बाहर निकल के मेन पे जब आते हैं तब उन्होंने वो बड़े डाले। अब उसका नुकसान ये हो रहा है कि आप 50,000 लोगों का पानी निकाल ही नहीं सकते इस तरह, इतनी छोटी सी जगह से। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं आपने शायद कभी फेसबुक पे देखा भी होगा, मैं तो इतना भी कर चुका हूँ कि मैं अपने मेन जहाँ पे ये ब्लॉकेज हुए हैं, रात को 2 बजे 1 बजे मैं इनके साथ खड़ा होकर भी साफ़ करवा चुका हूँ कि भाई काम करो। एक दफ़ा ये हुआ है, जो हाई स्कूल है मेन हमारा, ये जो आप एंटर होते हैं शहर से, इसके आगे एक सीवरेज का एक हमारा वो बना हुआ है मेन होल, उसे हमने खुलवाया, रात को खड़े हुए थे सर, उसमें से एक शॉपर निकला है इतना, उसमें प्लास्टिक के पुराने जूते बंधे हुए, और वो शॉपर को बंद किया हुआ बकायदा कि खुले भी ना। और सर हमें 6 घंटे लगे खाली वो शॉपर बाहर तक लाने में, और उन 6 घंटों में वो पीछे तो पूरी गली भरी हुई है। ऐसा है। तो अब उसकी अवेयरनेस देने के लिए मैं खुद भी फेसबुक पे भी कहता रहता हूँ, लोगों से पर्सनली भी जाके कहता रहता हूँ, लेकिन अब उस सीवरेज का हमें फ़ायदा तो कोई ना हुआ। अगला नुकसान क्या हुआ है कि हमारी दाजिल की अगर आप वो जियोटॉपिकल उसकी वो देखें ना, तो दाजिल इज़ लोकेटेड, वो एक जो पुराने ज़माने में रूड़ी और टीले होते थे उस तरह की जगह थी। ज़मीन वहाँ पे हमेशा ऊपर नीचे होती है, तो वो सारी चीज़ को देखते हुए सीवरेज को करना चाहिए था। 1 सेकेंड ये था कि अगर आप सीवरेज कर रहे हैं तो आपको उसी बजट में ये सक्शन और जेटिंग मशीनें भी रखनी चाहिए थी, ये ज़रूरी था। मेरी क्वालिफिकेशन में एक पब्लिक हेल्थ का एमफिल भी है, मैं पब्लिक हेल्थ में मैंने एमफिल भी किया हुआ। तो अब तो शहर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और बहुत अच्छा हल पेश कर सकते हैं। और उसी पार्क का ये हुआ था कि इन लोगों ने किया ये था कि पार्क में से, हमारे पार्क के अंदर से इन लोगों ने सीवरेज की लाइन गुजारी। किन लोगों ने? जो उस टाइम पे इक़्तिदार में थे। ठीक है। तो ऑब्वियसली वो एक नुकसान कर गए, आप समझते हैं। शॉकिंग था। वाले साहब मेरे उस टाइम हयात थे, उन्होंने जो उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर था हमारे पास दाजिल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से, उससे बात की कि यार भाईजान ये क्या कर रहे हो, पार्क के अंदर से आप सीवरेज लाइन कैसे गुजार सकते हो, डिक्लेयर्ड पार्क है, दूसरी साइड है, आप पूरी ले। उसने कहा जी ये आपका काम नहीं है हमें बताना, हमें जो बताया गया हम वहाँ से करेंगे। अब अगले स्टेप में क्या हुआ कि वही सीवरेज लीक हुई, ब्लॉक हुई, वो पार्क पूरा पानी से भर गया। अब पीछे जहाँ पे वो सीवरेज ब्लॉक हुई तो लोगों को अल्टीमेटली एक खाली प्लॉट जहाँ नज़र आ रहा था, उन्होंने सब ने अपनी अपनी सीवरेज यूज़र खोली। उसका मैंने हल ये निकाला था कि जब हमारे पास ये जैसे ही हुकूमत वाला टाइम आया था, उसका हमने हल ये निकाला था कि हमने वो सीवरेज बंद करवा के, अभी रिसेंटली 2 साल हो रहे, हमने उसके साथ से पीछे दूसरी साइड से दोबारा से वो नाला वापस करवाया। अब जब पुरानी सीवरेज थी, लोगों ने नाले का रास्ता बंद कर दिया था। ये भी तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग हर दफ़ा जब अपने घर की दीवार बनाते हैं ना, वो 2 फुट 2.5 फुट आगे चले जाते हैं। तो अब कोई रास्ता ना दे कि जी हम बस नाला यहाँ से नहीं गुजारना, दूसरी तरफ से गुजारे जहाँ से गुजारना चाहते हैं। दाजिल में सियासत ख़ासतौर पे नून लीग इक़्तिदार में है तो 2 हिस्सों में तकसीम है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। एक लगारी ग्रुप है, एक गुरजानी ग्रुप है। ऐसा ही। और लगारी ग्रुप वाले की गुरजानी ग्रुप नहीं सुनता और गुरजानी ग्रुप वाले की लगारी ग्रुप नहीं सुनता। इसमें दाजिल का कसूर क्या है? मेरे ख्याल में तो मैं अगर करंट सिनेरियो में देखूं, मैं हमारे पास अब तो लगारी ग्रुप डिफ्रेंशिएट हो गया था। पहले तो ज़िमनी इलेक्शन वाले टाइम तक उसमें हुआ ये था कि सरदार जाफ़र खान का जो एक ग्रुप था, जो हम शुरू से जिसके साथ हमेशा चलते आ रहे थे, बीच में उनके आपस की जो भी चीज़ें हुई, बट उसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो गया कि सरदार अमान खान वाज कंटेस्टिंग अगेंस्ट देम, और वो 2 लगारी फैमिलीज़ अलग हो गई थी और उसमें ग्रुप भी ऑब्वियसली अलग हुए। तीसरा ग्रुप था ये वाला गुरजानी साहबान वाला। अब करंट सिनेरियो में
आई एम रिप्रेजेंटिंग लगारी ग्रुप दाजल में, या मेरे जो दोस्त हैं जो मेरे साथ होते हैं वो सारे लगारी साहबान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पुराना जो हमारा ग्रुप था सरदार जाफ़र खान वाले टाइम पे, उसमें से मेन फिगर होते थे मलिक एजाज साहब, मलिक गुलाम नबी साहब, मेरे नाना भी हैं और मेरे मामू भी हैं, लाइक वी आर फैमिली। तो वो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ज़िमनी इलेक्शन के सरदार जाफ़र खान की वफ़ात के बाद भी उन लोगों ने वो अपना प्लेटफॉर्म रखा, बट जनरल इलेक्शन में वो फिर उन्होंने अलग हुए। अभी करंट सिनेरियो में लगारी साहबान को क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मेरा अपना गुरजानी ग्रुप के साथ पूरा रब्ता होता है, लाइजनिंग है बिल्कुल हमेशा मैं पूरी कोशिश कर रहा होता हूँ कि मेरी कहीं से ये टीम वर्क में ख़राबी ना आए। बेशक मुझे उसके लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, ऑब्वियसली करना चाहिए। कहा कि दाजल में जो मलिक एजाज साहब ग्रुप था वो जनरल इलेक्शन में अलहदा हो गए। जनरल इलेक्शन में नून लीग के बहुत बड़े बुर्ज इकट्ठे हुए, नए पुराने सब ने मिलके बहुत ज़बरदस्त कैंपेन की, बड़ा पावर शो किया, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट वो नहीं आए। तो क्या जो मलिक एजाज ग्रुप है वो आप तमाम सारे लोगों को, आप तमाम पुराने सियासी लोगों को हरा गए, इसकी वजह क्या समझ में आई और इसमें आपने अगला लाहेमल क्या बनाया? राजा भाई, जो मेरे ख्याल में उस टाइम पे हारने की वजह कोई ग्रुप नहीं था, कोई लीडर नहीं था, या वोट हमें ना पड़ने की वजह किसी का कोई, मैं नहीं मानता किसी की कोई ज़ाती कंट्रीब्यूशन थी। हाँ, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में उस टाइम पे हर हल्के में इलेक्शन इमरान खान लड़ रहा था। कौन करते हैं? अच्छा, डेफिनेटली मैं अपनी पर्सनली, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, कि वो लड़ रहा था। हम इमरान खान से, अगर मैं अपनी ज़ात का सोचूं कि मैं एक जगह पे इमरान खान के अगेंस्ट मुझे कैंपेन करनी है, मुझे किसी मकामी बंदे के अगेंस्ट नहीं करनी थी, मुझे किसी सरदार के अगेंस्ट नहीं करनी थी, मुझे इमरान खान के अगेंस्ट कैंपेन करनी थी, तो उस पर डेफिनेटली लोगों का वो रिस्पॉन्स था और वो नज़र आया। मेरे ख्याल में मलिक साहब लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था वो इतना था कि उनकी टीम थी, वोट इमरान खान का था। ठीक है, मतलब आप ये मानते हैं कि इमरान खान जीते हैं? चलें, दाजल से हमारा रिजल्ट भी इतना ही था, हम लोग कुछ 400 350 और ये पोजीशन पाकिस्तान, अगर दाजल को पाकिस्तान मान लेते तो सारी पोजीशन पाकिस्तान में यही रही। नहीं, क्या कुछ कह नहीं सकते इन चीज़ों पे, बट ऑब्वियसली ये आप 45 और 47 पे कुछ कमेंट करेंगे? नहीं, मैं सिर्फ अपने हल्के के 45-47 पे कमेंट कर सकता हूँ, लाइक PP 292 जिस पे मैं काम कर रहा था, या NA 187। नो, योर MPs फ्रॉम 47 45। हमारे MPA साहब भी सिर्फ 45 के हैं, हमारे MNA साहब भी 45। दाजल तो सारा हारे। दाजल हम बिल्कुल हारे, हम सिर्फ एक वार्ड जीते थे, 2 वार्ड सॉरी, जो एक मेरा ज़ाती वार्ड था जहाँ पे, एक हमारा दूसरा वार्ड था कॉलेज का, ये 2 हम लोग जीते थे, बाकी हम सारे हारे थे। बट अल्लाह का शुक्र ये था राजा भाई, मैं प्रोग्रेस ज़रूर देखता हूँ, पॉजिटिव चीज़ें देखनी पहले चाहिए। हम लोग ज़िमनी इलेक्शन, आपको याद होगा, कुछ 2000 वोटों से हारे थे, दाजल 2000 से भी ज़्यादा थे, और इस दफ़ा हम हारे हैं कुछ 400 वोटों से, 375 या। आप मुतमईन हैं अपनी कार? सर 100%। मैं इसलिए क्योंकि मैं इस प्रोसेस में, इस दफ़ा के इलेक्शन में, मेरे लिए पहला इलेक्शन था ये जनरल इलेक्शन जो था, जिसमें मैं चीज़ें मैनेज भी कर रहा था, साथ कैंपेन को भी देख रहा था सरदार साहब लोगों के साथ। तो मैंने जो कंडीशंस हमारे अपने उसकी थी, ऑन द स्पॉट या ड्यूरिंग द डे, हम लोगों ने जो भी हमारी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं दाजल की या कहीं पे भी, आप जिस पोलिंग पे आप लड़ रहे होंगे, ऑब्वियसली बाय हैंड या बाय ऑन द स्पॉट हमसे जो भी हो सकता है वो हम करते हैं। हाँ, बट वो फॉर्म 47 वाली तरफ मैं इसलिए नहीं गया राजा भाई, देखिए मतलब एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होती है इंसान के अंदर, वो होनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो मैंने जब रिजल्ट रात को कॉल की, मैंने मुझसे पूछा नहीं क्या हालत है, मैं कहता हार तो रहे हम दाजल, लेकिन अभी मार्जिन का पता नहीं है, जीत जाएंगे रात में। नहीं, मैंने क्लियर कहा था, मैं दाजल हम हार रहे हैं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली प्रोसेस का हिस्सा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने भी लोग वहाँ पे दाजल के स्टेक होल्डर्स हैं, वो जब अपने इक़्तिदार के लोगों के पास जाते हैं, MNAs MPs के पास, तो वो कहते हैं कि भाई दाजल तो हमने जीता नहीं,
बल्कि इवन ये अभी सोशल मीडिया पे एक बात सरगर्म रही कि दाजल तो हमने जीता नहीं और काम दाजल वाले बहुत ज़्यादा बताते हैं, ऐसे तो कहीं ये मार तो नहीं खा रहे आप? नहीं बिल्कुल, मैं तो इस मामले में कभी मुझे हमारी जो इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो मीटिंग्स थी उनमें मैंने बहुत क्लियर कहा था, जी अगर आप ये सोच रहे हैं कि दाजल ने आपको वोट नहीं दिए, तो दाजल ने वोट दिए हैं जनाब। मतलब ये बात वहाँ पे कही गई कि दाजल ने आपको वोट नहीं दिया? ऑब्वियसली हमारे आसपास के लोग देखें, आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं। मेरे ख्याल में ये कंपनी होती है एक जिसे मैं जिस तरह चलाता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, ऑब्वियसली एक जॉब होल्डर या एक मैनेजर वो कंपनी की तरह ही चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। आप किस कंपनी की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये सारी चलाने वाली या सर मुल्क भी एक कंपनी चला रही है और बाकी सब भी हम कंपनी ही चला रही है। यहाँ पे अगर हमारी तरफ देखें तो वही कंपनी जो ऊपर उनकी है, इधर हमारे पास दूसरों की है कंपनी सी। आप काफ़ी ब्लंट हैं का फिर होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। हाँ बट लॉयल्टी इज़ द मेन फैक्टर। मैं आपकी ज़िला काज से मेरा जो थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ था मुझे, उसमें मेरे वाले साहब आपके साथ बहुत एक्टिव रहे हैं हमेशा जी। एक दफ़ा मैं स्टार्ट में जब मेरे वाले साहब अल्लाह को गए, उसके फ़ौरन बाद थोड़े टाइम बाद एक यहाँ पे आपके जामपुर के एक मुअज़्ज़िज़ साहब हैं, उनकी जगह पे एक प्रोग्राम था, उसमें मकामी MNA उस टाइम MPA साहब उस टाइम के आए हुए थे। तो वहाँ के मुझे जो कहा गया कि ये हम ज़िला जामपुर के लिए एक कॉज है, तो उसके लिए हम लोग ये मीटिंग्स कर रहे हैं, तो बेशक आप पॉलिटिकली लगारी साहबान के साथ हैं बट ये काज के लिए है। तो मैंने कहा जी ऑब्वियसली इस काज के लिए आप मुझे पाकिस्तान में कहीं पे बुलाएंगे मैं आऊँगा, बगैर और किसी इसी तरह आपने आपके वाले साहब ने किया। मैं हालांकि एक सियासी प्लेटफॉर्म पे था, एक पार्टी प्लेटफॉर्म से था, लेकिन कभी भी उन्होंने इस चीज़ को पीछे नहीं रखा। जिला के काज में वो पहुंचे, बाकायदा लीड किया और पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये हमारा देखिए, मैं अगर मैं कुछ दुनिया जहान का बहुत बड़ा आदमी भी बन जाऊँ, मेरी पहचान यही है, ये जगह। तो वो वहाँ पे मीटिंग में क्या उस मीटिंग में हुआ ये कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो साहिब दावत भी थे उनकी एक स्पीच चल रही थी, लाइक मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा था, कि ये जी हमारा पॉलिटिकल कट है, ये सारे काउंसलर्स और ये सारे इलाके के हर जगह के मुअज़्ज़िज़ीन आए हुए मेरे साथ, और ये हम आपके साथ आपकी क़यादत पे ना इत्मीनान करके आए हुए और आपको इसीलिए हमने बुलाया हुआ है। तो मेरे लिए ये शॉकिंग था यार, मैं इस्लामाबाद से रवाना हुआ हूँ सुबह, सिर्फ इसलिए मैं इस्लामाबाद था और सुबह मुझे कुछ 9 साढ़े 9 बजे कॉल की कि जी ऐसे रात को हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट के लिए, ज़िले की काज है, तो आपने आना है। जी मैं इस्लामाबाद में हूँ, अभी आज के दिन में कैसे पहुँचूँगा? तो इन्होंने कहा कि नहीं, जितनी भी तुमसे हो सके ना ज़िले के लिए तुम अगर पहुँचो, मुखलिस हो तो तुम्हें पहुँचना चाहिए। मैं पहुँचूँगा। सीरियसली राजा भाई, मैं कुछ 9 बजे कॉल आई थी मेरी और मैं 11 बजे इस्लामाबाद से निकला और मैं रात को 8 बजे यहाँ पे था। और वो मेरे लिए शॉकिंग था कि यार मैं इतना सफ़र करके आया हूँ ये सुनने के लिए। तो मैंने उनसे वो माइक भी लिया और फिर उन्हें बताया भी सी कि बेशक देखें, आपकी सबके अपने अपने पॉलिटिकल स्टेक्स हैं, मेरा पॉलिटिकल ताल्लुक जो जिनके साथ है वो बहुत क्लियर है और हमेशा क्लियर रहेगा। मुझे उस चीज़ से ना कोई डर लगता है, ना मेरे किसी से मेरी कोई लेन देन वाली या कोई ऐसी सियासत है। तो इस चीज़ को ना आप ज़िला की काज को ना ख़राब ना करें, ये मेहरबानी करें, हम पे भी, अपने ज़िले वालों पे भी और ख़ुद पे भी। तो उस टाइम से ना मुझे थोड़ा सा मैं शेकी हो गया था, इन चीज़ों से पीछे हो गया था कि यार ये चीज़ों में ना ये लोग पर्सनली अपनी अपनी वो निकाल रहे हैं और ये ज़िला काज पीछे रह जाएगी। और उसका आपने देखा भी है, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान डिस्ट्रिक्ट जो ज़िला की काज को हुआ है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से। मेरे ख्याल में जो आपकी बात वैलिड है उस वक्त उस टाइम पे, लेकिन ज़िला काज को जिस तरह जामपुर ज़िला बनाओ तहरीक के प्लेटफार्म से लेके चला गया, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जाफ़र लखारी साहब मरहूम अल्लाह पाक उनको ग़रीक़ रहमत करे, बाकायदा तौर पे मोहसिन लखारी साहब इन्होंने बाकायदा मुकदमा जाके पेश किया परवेज़ इलाही साहब को, और वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं कि अली रज़ा खान त्रिशक साहब इन सब की कोशिश से ज़िला अनाउंस होना बाकी रह गया है। अदरवाइज़ कैबिनेट अप्रूवल हो चुकी है, और कैबिनेट अप्रूवल का जो मेरा सेंस है पॉलिटिकली और ख़ास तौर पे इस पे अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि जब कोई भी चीज़ कैबिनेट अप्रूवल से अप्रूव हो जाती है, उसके बाद फिर वही कैबिनेट बैठे और उसको डिसॉल्व करे या डिसमिस करे, तब जाके वो, लेकिन ऐसी ज़रूरत मेरे ख्याल किसी में नहीं होगी कि वो इस बहुत बड़े ज़बरदस्त काज को जो कंप्लीट हो चुका है अब जस्ट अनाउंस होना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप इक़्तिदार में हैं,
कि ज़िला जौनपुर के हवाले से चाहिए। आप थोड़ा सा इसको फॉलो अप दें। मेरे एक सवाल ख़ासतौर पे जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो उसी वक्त से है, जब मोहतरमा मीना जाफ़र लगारी साहिबा ने अपने ग्रुप को ये खुली छुट्टी दी कि आप कहीं भी जा सकते हैं, या वो थोड़ा सा विड्रॉल की तरफ आई पॉलिटिकली, तो उस वक्त काफ़ी लोग धड़ाधड़ इधर उधर भागने लगे, और आपको भी शायद अचानक से कॉल आई कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना है, वहाँ पे ये लोग आ जाएं जो आपके साथ मैं समझता हूँ उस वक्त डायरेक्ट नहीं थे, इरेलीवेंट था कि कोई आपकी 5-7 यूनियन काउंसिल छोड़ के कोई आए आपके शहर में, आपके घर पे। तो क्या ऐसी कॉल्स थी और किसकी तरफ से कॉल्स थी कि संभालो और इनको अनाउंस करो, इतनी जल्दी भी क्या थी? नहीं, ये बिल्कुल एक गलत परसेप्शन बन गई थी उस टाइम पे, क्योंकि वो माहौल ऐसा बन गया था कि ये परसेप्शन जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल ये परसेप्शन बनी थी और ऐसा ही बना था सारा माहौल। हुआ ये था कि ऑब्वियसली मेरे बुजुर्ग हैं चाचा ख्वाजा चिराग साहब, वो पुराने सियासतदान हैं हमारे इलाके के, उनका भाई ख्वाजा फयाज साहब पुराने सियासतदान हैं, मलिक भोला मुख्तार नवाज साहब पुराने सियासतदान थे, कमर भाई अपने मेरे, ये सारे वो भाई थे सारे, जिनको मेरे वाले साहब ने ना बाकायदा, आपको याद होगा एक जिस वाले इलेक्शन में मेरे वाले साहब ये तहसील नायब नाज़िम बने थे, उस टाइम पे ना ये एक टीम अब्बू ने बनाई थी, जिसमें मुख्तार भोला साहब थे, ख्वाजा फयाज साहब थे, और चाचा शबीर फ़कीर साहब थे वहाँ से, तलशुमाली से उनका भतीजा था एक, उस टाइम पे करीम बख्श है उसका नाम, चेयरमैन बना था वो, अब्बू खुद थे। ये कुछ 6 यूनियन काउंसिल्स ऐसी थीं जिनमें इन सब लोगों ने अपना इंतखाबी निशान भी खुद लिया था, एक ही लिया था, और एक टीम की तरह ये सारे चले थे, और इनका सब लीड कर रहे थे, और अब्बू इन्हें लीड कर रहे थे। अब्बा जी के जाने के बाद मेरा इन सब से रब्ता था बिल्कुल भाइयों वाला, और सब ने मुझे कहा भी सही कि अगर तुम मतलब दूसरे इस वाले प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो, सरदार जाफ़र खान वाले, तो हम सारे यहीं पे हैं, तुम्हारे लिए बिल्कुल ये सूटेबल जगह है। बट वो मेरी कुछ पर्सनल ऐसी चीज़ें थीं जिसमें मुझे वो सूटेबल नहीं लग रहा था अपने लिए, तो उस वजह से मैं थोड़ा पीछे रहा। बट जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली चीज़ हुई थी, उस दिन मेरा उनमें से किसी के साथ रब्ता नहीं था, बिल्कुल क्लियरली, बगैर किसी उसके, सरदार अवैस खान होंगे या सरदार मार खान के साथ वो रब्ते में होंगे। आपको किसने कॉल की? मुझे मकामी तौर पे जब ये सारे अपने दाजिल पहुंच चुके थे, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हो चुका था, सहाफ़ी साहिबान आ चुके थे, मैं घर था उन दिनों, गर्मियाँ थी, घर था दाजिल, मुझे कॉल आई मलिक साहब की, मलिक मुख्तार साहब की, क्योंकि ऑब्वियसली कह तो मैं भी रहा था, पिछले बहुत अरसे से मैं उन्हें कह रहा था कि ऑब्वियसली सरदार जाफ़र खान जब तक ज़िंदा थे, मैंने कभी, मेरा कोई भी पुराने ग्रुप का कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि जब तक सरदार जाफ़र खान ज़िंदा थे, मैं पर्सनली कभी किसी के पास ये कहने नहीं गया कि आप सरदार अवैस खान को ज्वाइन करें। मेरे लिए सरदार जाफ़र खान बहुत एक ऐसा इंसान था जिसके साथ मैं बहुत दिल से इमोशनली अटैच था, और वो पर्सनली बहुत ऐसा इंसान था कि वो बगैर सारी चीज़ों के, सियासत के और हर चीज़ से हट के, वो उनसे जब मिला जाता था ना, वो ये फील नहीं होता था कि हम किसी MNA से मिल रहे हैं या हम किसी बहुत बड़ी, इतने बड़े शख्स से मिल रहे हैं। वो ऐसे मिलते थे जैसे आप अपने वालिद साहब से, अपने चचा से मिल रहे हो, वो वैसे उनका हमेशा हमारे साथ प्यार वाला रिश्ता। जाफ़र लगारी साहब के साथ इतनी इमोशनल टच है, आपकी आंखें भीग चुकी हैं। बिल्कुल, और काफ़ी अरसा का साहब उस ग्रुप में फ्रंट पे रहे, लेकिन हमने देखा कि आखिर में आफ्टर डेथ जाफ़र लगारी साहब, या उससे भी थोड़ा पहले, वो लगारी ग्रुप में, जाफ़र लगारी साहब के ग्रुप में एक्टिवली पार्टिसिपेशन उनकी नहीं रही। इसकी क्या रीज़न थी? डिस्कस नहीं हुआ कभी वाले साहब के साथ उनकी ज़िंदगी में। हाँ, जो छोटी छोटी चीज़ें जो डिस्कशन होती थी उनमें ना, सरदार जाफ़र खान के साथ मेरे बाप ने कभी किसी मुकाम पे इख्तिलाफ़ नहीं किया, ऐसा वाला इख्तिलाफ़ जिसमें उन्हें लगे कि ना ये इस पे जाफ़र खान मुझे छोड़ देगा, स्टांस नहीं बाकायदा, या मैं उसे छोड़ दूंगा। आपको याद होगा 2008 के इलेक्शन में वाले साहब अकेले एक साइड पे थे, पूरा लगारी ग्रुप अलग था। और मेरे वाले साहब ने बड़े क्लियर कहा था, सरदार जाफ़र खान ने कहा था कि अगर तुम ऐसे नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हारे वोट भी नहीं मानता। मेरे वाले साहब ने कहा था, सरदार साहब आपको कभी ज़िंदगी में मैंने कहा है मेरे वोट माने ना माने, ये वो कमिटमेंट है जो मेरी पहले दिन से जब मैं आपके साथ चला था तब से है,
और ये जब तक रहेगी जब तक आप जिंदा है, हाँ, ये ख़त्म नहीं होगी। बहुत अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है मेरे वाले साहब, आप कभी भी ज़िंदगी की कोई भी आप उनकी कहीं पे स्पीच उठा लें, उनके दोस्त होंगे, उनके सर्कल वाले होंगे, कभी वो सरदार जाफ़र खान के ख़िलाफ़ उन्होंने कभी बात नहीं की होगी। और मैंने भी पूरी कोशिश की है कि मैं जितना भी मेरा कोई सियासी सफ़र हो उसमें सरदार जाफ़र खान के ख़िलाफ़ कहीं भी बात ना, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी कोई जगह ही नहीं छोड़ी जिस पे उनकी मुखालफत की जा सके, ये सच्ची बात है। हाँ, ऑब्वियसली उनके बाद जब या उनके ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा जब उनका एक एज फैक्टर अब हो गया था, ऑब्वियसली चीज़ें अब थोड़ी सी वो खुद मैनेज नहीं कर रहे होते थे, आसपास हो गई थी, तो उन सारी चीज़ों में ऑब्वियसली वो केओस भी हुआ, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई, उसमें लोग ऑब्वियसली मिसगाइड करते हैं चीज़ों को, या उन्हें पेश ऐसे किया जाता है कि वो आपकी गलती लग रहे होते हैं। बट उसके बावजूद भी मेरे वाले साहब ने कभी किसी दूसरे सरदार को, अल्लाह का शुक्र है अभी तक जब तक मैं हूँ, कोई दूसरा सरदार लगारी के अलावा हमारी बैठक पर नहीं आया चाय पीने, आएगा भी नहीं इंशाल्लाह कभी भी। और ये कमिटमेंट है, लाइक ये फोर फादर से जो कमिटमेंट है वो रहेगी। हाँ, झगड़ा भी रहता है, इनके साथ लड़ते भी रहते हैं, नाराज़ भी होते हैं, दूर भी हो जाते हैं, लेकिन वो बेसिक स्टांस होते हैं हमारे, उसमें कभी कोई पर्सनल स्टांस पे हमारी या किसी पर्सनल डिमांड्स पे, उस सारी चीज़ों पे हमारी कभी कोई इस तरह की आपस में इख्तलाफ नहीं हुआ। इवन वो जो सरदार जाफ़र खान थे या मोहतरमा मीना बीवी थी, ऐसी चीज़ों पे हमारा कभी इख्तलाफ नहीं हुआ। कोई एक पैगाम जो आप दाजल के लोगों के लिए देना? सर बिल्कुल देना चाहूँगा, मैं दाजल के लोगों को ये पैगाम सबसे पहले देना चाहूँगा कि हमें चीज़ों को ना वक्त के मुताबिक अब देखना चाहिए। अगर हम वक्त के साथ नहीं चल रहे, हम पीछे हम रह रहे हैं, और ये आप दाजल के हालात देख रहे हैं, हम तरक्की में इसलिए पीछे हैं क्योंकि हम वक्त के साथ नहीं चल रहे, हम टीम्स नहीं बन रहे, एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे। अगर हम ये सोच के आगे चलें कि बेशक काजी हमाद हो, वो कोई XYZ हो, किसी भी पार्टी में हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, किसी कंपनी में हो, कहीं पे किसी आर्मी में कहीं पे है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि भाईजान सबसे पहले दाजल है। देखिए, मरकज़ होना चाहिए हमारे पास एक। उसके लिए आपकी क्या कोशिश? मेरी सबसे पहली कोशिश यही है कि हम दाजल को तहसील के पास लेके जाएं। वो आपके ज़िले के साथ पहले हमारी अटैचमेंट है, क्योंकि आप मेरे लिए तो जामपुर ज़िले का लैंडमार्क इतने फ़ायदे का है कि जैसे ही जामपुर ज़िला बनता है, दाजल खुद कंसिडर हो जाएगा, क्योंकि आसपास की आबादियों में हम सबसे बड़ी आबादी है। ऐसा ही है, तहसील वो बन जाएगी, सबसे बड़ी आबादी हैं, तो हमारा ये हक भी है। उसकी वजह यह है कि सर आप देखें, अगर आप पचाद की आबादी देखें, जो हमारी दाजल की इनकैचमेंट पॉपुलेशन अगर आए ना, वो कम से कम भी 50 से 80 हज़ार है, जो हमारा डेली बिजनेस पचाद से चल रहा है। ऐसा ही आप ये तल शुमाली और ये दरखास्त जमाल और चोटी तक से देखें, इस तरफ से हमारी कुछ इसी तरह 20 से 30 हज़ार की इनकैचमेंट पॉपुलेशन है जो दाजल के साथ अटैच्ड है एज ए बिज़नेस, उनकी हेल्थ, उनकी स्टडीज़, ये सारी दाजल के साथ अटैच हैं। इसी तरह ये वाली साइड जो तुफकी, बुर्रा, पट बस्ती, ये इस तरह की आबादी, ये भी कुछ 20 से 25 हज़ार की आबादी है जो हमारे साथ लिंक है। तो हमें सेंटर बनना चाहिए, हमारी सबसे पहली ये डिमांड होनी चाहिए कि हमें सेंटर होना चाहिए जी। और इसके लिए आपको काम करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहला काम तहसील है सर, और उस पर हम लड़ रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि दाजल में ना सर, जो ज़मीनें गवर्नमेंट की हैं उनके पीछे लगा जाए कि इनको किसी भी तरह कैसे भी वो बचाया जाए। मैं पिछले कब्ज़ों का या किसी पिछलों की वो नहीं कर रहा कि वो जो हो चुका है उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। वो मेरे ख्याल में वो गवर्नमेंट की अगर इतनी जगहें पड़ी हुई हैं तो हॉस्पिटल यहाँ शहर में ले सर, बिल्कुल शहर में हमारे पास आपने देखा है दाजल आते हुए पुराने थाने की जगह पड़ी हुई है, एक बीच में एक बहुत बड़ा, आप दाजल एंटर होना, एक बहुत बड़ा एक खाली प्लॉट पड़ा है बिल्कुल, जो दाजल की मेन, मतलब मेरे ख्याल में तो आपकी एंट्रेंस ही अगर खूबसूरत नहीं होगी, वहाँ गंद जमा हुआ होगा, तो शहर का इंप्रेशन क्या होगा। चलिए, बेहतर दाजल के लिए काज साहब के मोटिव को लेके चलें। हमारी दुआ है कि दाजल इससे भी ज़्यादा बेहतर हो और काजी हमाद साहब लीड करें, क्योंकि नौजवान ही इस मुस्तकबिल का अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह सर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया।